दोस्तों नमस्कार, जी प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मायावती जी की रैली की कि कहां से एकदम से प्रकट हो गई वो, और उन्होंने 9 अक्टूबर 2025 को रैली की है लखनऊ में। माननीय काशीराम जी का वो उनका दिवस था, 19वां उनका पुण्यतिथि थी। और सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि क्या बीजेपी ने मायावती की रैली को प्रायोजित किया। मायावती का इस तरह से राजनीति के दृष्टिपटल पर अचानक से फिर से आगमन जो हुआ, तो क्या ये रैली बीजेपी ने प्रायोजित किया था, बीजेपी ने सब कुछ किया था, और इसके पीछे बीजेपी की मंशा क्या है, आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। देखिए, 2022 के चुनाव में मायावती का पूरे उत्तर प्रदेश के जहां 403 विधानसभा सीटें हैं, 403 सीटों में से एक सीट जीत कर आई है। उनका कोई भी पार्टी का मेंबर लोकसभा में नहीं है, एक भी सदस्य एमपी नहीं है, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा सांसद नहीं है, और वो पूरे राजनीति के पटल से बिल्कुल गायब हैं थी। मतलब 9 तारीख से पहले तक न वो कहीं दिखाई दे रही थी और न ही कहीं सुनाई दे रही थी। दलितों के ही बहुत सारे जो उनके ऊपर अत्याचारों के तमाम चीज़ें आई, घटनाओं का के बारे में चर्चा हुई, लेकिन मायावती जी की प्रतिक्रिया कहीं भी नहीं आई। यहाँ तक कि आईपीएस पूरन कुमार जी ने अभी आत्महत्या की, एडीजीपी हरियाणा के, उस पर भी मायावती ने कभी कुछ प्रतिक्रिया जो करना चाहिए, जो लोग उम्मीद करते हैं उसकी, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। एकदम से कैसे आ गई। दूसरी बात है कि बीजेपी का प्रायोजन की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि उनके निशाने पर जिनको होना चाहिए था वो नहीं थे, कोई और थे। तो इस तरह से राजनीति के दृष्टिपटल पर अच्छा सवाल ये उठता है कि मायावती जी क्यों नहीं आ रही थी। आप सभी जानते हैं कि मायावती जी पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, गंभीर आरोप है, और वो उनकी सारी फाइल बीजेपी गवर्नमेंट के पास है, केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ईडी ने सब कुछ रख लिया होगा, ऐसी उम्मीद है। मायावती जी की खामोशी के पीछे कयास ये लगाया जा रहा है और था कि उनकी गर्दन सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, बीजेपी की केंद्र सरकार के हाथ में है, क्योंकि उनके भ्रष्टाचार से संबंधित सारी फाइलें केंद्र सरकार के पास हैं, और वो मायावती की गर्दन कभी भी मरोड़ सकते हैं, कभी भी जेल में भेज सकते हैं। इसके पीछे मैं एक और मैं तर्क दूंगा कि केजरीवाल और उनकी पार्टी के तमाम सदस्यों को जेल में डाला, ईडी ने छापे मारे, के उनके मिनिस्टर थे सत्येंद्र जैन, उनको तो 2 साल जेल में रखा और फिजिकली टॉर्चर किया, शारीरिक चोट पहुंचाई। आज 2 साल के बाद कोई भी सबूत नहीं मिला, और ईडी ने सीबीआई उसमें कोर्ट में कहा है कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और हम केस को बंद कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किया, और कई लोगों को गिरफ्तार किया, कुछ भी निकल करके सामने नहीं आया। सब लोग बेल पर बाहर आ गए हैं और अब शांत हैं, क्योंकि उन्हें दिल्ली का चुनाव प्रोपोगंडा करके, गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला के, भ्रष्टाचार चोर 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 करके, कुल मिलाकर के वोट चोरी करके, हर तरह से करके उन्हें दिल्ली की के सरकार से केजरीवाल और उनके पार्टी को हटाना था। वो कामयाब हो गए, बस उनका पर्पज पूरा हो गया। अब देखिए ना ईडी के छापे हो रहे हैं, ना कुछ हो रहा है। बात हम उसकी नहीं करना चाहते, हमारी आज हम बात करेंगे मायावती की। अब देखिए यहाँ पर उसकी चर्चा हमने क्यों की, हमने इसलिए चर्चा की कि केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल करके केंद्र सरकार ने सभी राजनैतिक विरोधियों को ये आईना दिखाया कि जिसने 1 रुपए की चोरी नहीं की, जिसने 1 रुपए का करप्शन नहीं किया, हम उसको जेल में डाल सकते हैं, हम उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई कर सकते हैं और उसको सत्ता से उखाड़ के फेंक सकते हैं। हमारे पास मीडिया का भी पावर है, दुष्प्रचार में बड़ी ताकत होती है। झूठ अगर कहा जाता है कि झूठ को अगर ऊंची आवाज में बोला जाए और बार बार बोला जाए तो सच लगने लगता है, वही मामला केजरीवाल के साथ हुआ।
तो ये एक्चुअली केजरीवाल की गिरफ्तारी से पीछे, और चूंकि दिल्ली में वो बहुत सालों से सत्ता से दूर रहे, उन्हें आना था, केजरीवाल ने उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया था बीजेपी के, तो उन्हें हटाना भी था केजरीवाल को वहाँ से। तो एक तरह से उन्होंने, उसके दो पार्ट हुए उस एपिसोड के, उसके जो उनके पर्पज हैं, एक तो केजरीवाल को सत्ता से हटाने के साथ साथ विपक्षी नेताओं को ये संदेश देना कि केजरीवाल ने तो 1 रुपए की चोरी नहीं की थी, तब हमने जेल में डाल दिया और ये बुरा हाल किया, तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा, ये मैसेज दिया गया। जाहिर सी बात है, देखिए कि राजनीति में जो लोग भी हैं, जिस स्तर के नेता हैं, एक एमएलए से लेकर के और बड़ी बड़ी पार्टियों को चलाने वाले और लोग जो मुख्यमंत्री कुर्सी में बैठे हैं, राजनीति में बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है, और जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं वो कोई अपनी तनख्वाह से या अपनी खेती की कमाई से राजनीति नहीं कर रहे हैं। पैसा तो उनको लोगों से लेना ही पड़ता है, यहाँ तक कि बीजेपी को भी लेना पड़ता है। बीजेपी ने आज सभी शहरों में 5-5, 10 करोड़ के ऑफिसेस बनाए हैं, तो पैसा कहाँ से आया? एक तो जो केजरीवाल के खिलाफ जिसने गवाही दी, उससे इससे 55 कितना करोड़ उन्होंने चंदा लिया हुआ है। तो बिना चंदे की राजनीति हो नहीं सकती, और चंदा देने वालों में सभी शामिल होते हैं, अच्छे लोग भी और बुरे लोग भी। बहुत सारे लोग होते हैं जो फेवर चाहते हैं चंदे के बदले में, और लोग फेवर करने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि पार्टी चलाना, इलेक्शन लड़ना कोई मूंगफली बेचने जैसा नहीं है, बहुत खर्चीला काम है, बहुत ही खर्चीला काम है। तो उस दामन किसी का साफ नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे बिंदु ये है कि अगर कोई कार्रवाई करना ही चाहे तो हर नेता जेल में जाएगा। अगर ईडी जिस तरह से केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोगों को उन्होंने भेजा, अगर उस तरह से उतर आए केंद्र सरकार, तो कोई भी नेता नहीं बचेगा, सबको जेल जाना होगा, क्योंकि सब पार्टी चला रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं, डोनेशंस ले रहे हैं। अब यहाँ पर मायावती पर जो फंदा है बीजेपी सरकार का केंद्र में, वो पूरी तरह से कसा हुआ है। ये लोग पहले से चर्चा कर रहे हैं, आज की बात नहीं है कि रैली से बात हो रही है। मायावती की खामोशी बता रही थी, कुछ तो बात थी। मायावती इतनी खामोश क्यों थी? बिल्कुल राजनीतिक रूप से एक्टिव थी ही नहीं, बिल्कुल ही क्रियाशील नहीं थी, सक्रिय राजनीति से ऐसा लग रहा था दूर हो गई है। अब यहां पर बात क्या है, उसके अच्छा, लालू यादव को जेल में डाल करके उन्होंने वो भी मैसेज दे दिया था कि मायावती का वही हाल होगा, इसलिए आप चुपचाप हो जाइए, बहुत हो गया, हम आपको वो हस्त्र करेंगे जो लालू यादव का हुआ है, निकलने नहीं देंगे, एक बार जेल आप जाएंगी तो। बीजेपी ने अपने सूत्रों से उनको ये मैसेज दे दिया था मायावती को कि जमानत से हो नहीं पाएगी आपकी, आप जो है बाकी जीवन जेल में ही कटेगा, इतना मटेरियल हमने इकट्ठा कर लिया है। अब इस बीच मायावती की अनुपस्थिति से, राजनीतिक दृश्य पटल से गायब होने का सीधा फायदा उठाया अखिलेश यादव ने। कोई रह ही नहीं गया मैदान में। अखिलेश यादव ने बड़ी समझदारी का परिचय देते हुए अपने पिताजी के यादववादी फ्रेम से वो बाहर निकले। उनके पिताजी पर यह आरोप लगता था, मिस्टर मुलायम सिंह यादव पर, कि वो अपने यादव बिरादरी को आगे बढ़ाते हैं। उससे अखिलेश यादव बाहर निकले और उन्होंने अपनी पार्टी में सभी जाति के लोगों को सम्मान दिया और उचित स्थान दिया, और एक बनाया उन्होंने टारगेट पीडीए, जिनको जोड़ना था, जिन वोटर्स को, जिन लोगों को, तो उन्होंने समाज के सभी लोगों को जोड़ने की उस क्रम में पीडीए का नारा दिया, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक। अब आप समझ सकते हैं कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मिलाकर के 80% वोट हो जाएंगे। 80 क्या 85% वोट है, 85% वोट होगा। मायावती के राजनीतिक पटल से हटने, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, और उन पर भी आरोप लगा कि एक विशेष, जो दलित जातियों में भी बहुत सारी जातियां हैं, तो वो एक विशेष जात को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाती हैं, उनके साथ बाकी लोगों के साथ भेदभाव करती हैं। इस तरह का भी प्रचार उनके विरुद्ध होता था। अब उसमें कितनी सच्चाई है, तो पर्टिकुलर जिस जाति से वो आती हैं, जिस बिरादरी से, उसके अलावा भी बहुत सारी दलित जातियां हैं, उन्होंने अखिलेश यादव की ओर रुख किया, और धीरे धीरे पीडीए गठबंधन बहुत तेजी से
मतलब इन लोगों को जोड़ जोड़ के मजबूत होता गया, पीडीए का विस्तार होता गया, अखिलेश यादव की पार्टी मजबूत होती गई और उसी का परिणाम ये था कि लोकसभा चुनाव में जहां नरेंद्र मोदी ने और पूरी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत झोंक दिया था, वहां अखिलेश यादव गठबंधन 43 मायावती का एक सांसद नहीं आया, अखिलेश यादव के 43 सांसद जीत कर चुनाव आए। 43 सीट्स पर वो उत्तर प्रदेश से चुनाव जीते, करीब करीब उन्होंने आधी सीटें जीत ली, आधा सीट वो जीत कर आए। ये पीडीए की ताकत थी। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते, ये बीजेपी ने कभी उम्मीद नहीं किया था कि, बीजेपी को तो हमेशा ये लगता था कि जो दलित वोट हैं वो मायावती के साथ हैं, वो अखिलेश की तरफ जाएंगे नहीं। थोड़ा बहुत उन्होंने भी काटा था कुछ लोगों की इधर उधर तोड़ ताड़ के, राजभर वगैरह को मिला करके। ये कभी नहीं उम्मीद की थी उन्होंने कि अखिलेश इतना तगड़ा परफॉर्म करेंगे और 43 सीटें जीत करके ले जाएंगे। यहीं से बीजेपी के अंदर बेचैनी शुरू, अमित शाह और मोदी जी जो भी हैं उनके थिंक टैंक के लोग, उनके अंदर बेचैनी शुरू हो गई थी कि इस अखिलेश यादव के इस परफॉर्मेंस से तो आगे का संकेत ठीक नहीं है। अच्छा, वाकई ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि मायावती से उनकी बिरादरी के अलावा जो दूसरी दलित बिरादरी की जातियां हैं, बिरादरियां हैं, वो सब संतुष्ट नहीं थे। और जो युवा जो वर्ग है, थोड़ा सा जो पढ़ा लिखा तबका आ चुका है, उन्होंने प्रोग्रेसिव एटीट्यूड को दिखाते हुए अखिलेश की तरफ जाना बेहतर समझा। अखिलेश का जो भाई पढ़े लिखे तो है ही है वो, और वो बातचीत का तरीका भी उनका बहुत बैलेंस है, संतुलित है, विपक्षी भी उनकी तारीफ करते हैं, व्यवहारिक हैं, वो मृदुभाषी हैं, विनम्र हैं, लेकर के चलने वाले हैं, और बड़ी कुशलता पूर्वक उन्होंने यादववादी ठप्पे से अपने आप को बाहर किया है। देखिए, तमाम दूसरी जातियों के लोग और दूसरे लोगों को उन्होंने मौका दिया है, सब पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर सबको रखा है। यही कारण था कि उनकी इतनी शानदार जीत का। वो विधानसभा में 125 सीटें लेकर आए हैं वो। तो अब देखिए, आपकी अखिलेश यादव की तरफ दलित जात के वोटों का तेजी से जाना, अल्पसंख्यक उनके साथ हैं, उनके अपने जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो उनके साथ हैं, तो कुल मिला के 85% पर अखिलेश यादव एक तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बिल्कुल अकेला खंभा गाड़ चुके हैं, झंडा उन्हीं का चल रहा है। बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, लेकिन नेता व्यक्तिगत स्तर पर किसी जो नेता की एक अपनी पहचान होती है, या अपने दम पर जो बात होती है, इसको कहते हैं ना पर्सनालिटी बेस्ड पॉलिटिक्स। तो अखिलेश यादव ने अपने आप को उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से स्थापित कर लिया है और कोई और उनके आगे नहीं है। यही बात बीजेपी को खलने लगी और कहीं न कहीं से इस बात पर विचार और मंथन होने लगा कि किसी तरह से अल्पसंख्यक वोटों को और दलित वोटों को अखिलेश से अलग किया जाए। दूसरे पिछड़े वर्ग के वोटों से भी ओम प्रकाश राजभर को उन्होंने अपनी तरफ मिलाया हुआ है, कोई निषाद हैं, एक उनको मिलाया हुआ है। तो पिछड़े वर्ग के वोटों पे तो वो अपनी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश में है ही, लेकिन वो जानते हैं कि अल्पसंख्यक बीजेपी की तरफ नहीं आएगा, तो मायावती को आगे बढ़ा रहे हैं। अब मायावती को आगे लाना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि दलित वोट जो उधर जा रहे थे अखिलेश की ओर गए भी, वो वापस आए, और कुछ अल्पसंख्यक वोट वापस आए। तो इस तरह से अखिलेश का आधार खिसकेगा। उनमें जो किला उन्होंने बना, फार्मिडेबल जो फोर्ट बना रखा है, अभेद्य किला, उसमें सेंध लगेगी। तो अल्पसंख्यक वोटों और दलित वोटों को अखिलेश से डाइवर्ट करके वापस मायावती की तरफ, बहुजन समाज पार्टी की तरफ लाने की इस कवायद में बीजेपी ने मायावती को आगे बढ़ाया और बीजेपी ने पैसे खर्च किए होंगे, और जो भी करके उन्होंने मायावती को रैली के लिए राजी किया। एक तरह से राजी करना क्या था, इजाजत दिया। पहले तो उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी को बीजेपी ने ही बंद कर दिया था, केंद्र सरकार ने बिल्कुल ठप्पा लगा दिया था कि निकलना नहीं है, आपको कुछ राजनीति नहीं करनी है, नहीं अंदर जाएंगी सीधे। अब वही बीजेपी ने, देखिए मौका परस्ती है, जिस बीजेपी सरकार, केंद्र की सरकार ने मायावती को ये धमकी दी कि अगर राजनीति में आपने कुछ किया
अगर आप सक्रिय हुई तो आप सीधे अंदर ही जाएंगी, सारी फाइलें तैयार है। वही बीजेपी अब मायावती से कह रही है, वही केंद्र सरकार, कि आप निकलिए और रैली करिए और कुछ वोटों को फिर से एक्टिव करिए, फिर से राजनीति में एक्टिव होइए और अपने वोटर्स को एक्टिव करिए। उसी का फलस्वरूप, उसी का परिणाम था 9 अक्टूबर की रैली। और मायावती ने वो रैली की ताकि दलित वोटों और अल्पसंख्यक वोटों को अखिलेश के पास जाने से रोका जा सके, दलित वोटों को रोका जा सके और अल्पसंख्यक वोटों का जो भी थोड़ा बहुत दो भी हिस्सा खींच करके ले आए। तो क्या होगा कि भाई होता क्या है कि अल्पसंख्यक कैंडिडेट खड़े करेंगे, वो जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी के लोग आएंगे तो कुछ वोट बटेगा, फायदा बीजेपी को मिल जाए, पूरी कोशिश ये है। अच्छा, इसका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि मायावती के निशाने पर जिसको होना चाहिए था वो नहीं था। मायावती के निशाने पर था कौन? अखिलेश यादव। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के मुख्यमंत्री की तो तारीफ कर रही थी। ताज्जुब की बात तो ये है, किसी को ये हजम नहीं हो रहा था कि रैली कर रही हैं। आमतौर पे विपक्ष की रैलियां होती हैं तो निशाने पर सरकार हुआ करती है, लेकिन मायावती की रैली में सरकार निशाने पर नहीं थी, वो तो योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रही थी। उनके निशाने पर थे अखिलेश और उनकी समाजवादी पार्टी। अखिलेश पर हमलावर थी, समाजवादी पार्टी पर हमलावर थी और उनके तंज कर रही थी उनके पीडीए का जो उनका फार्मूला है पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक का, उस पर कि ना कि ये अल्पसंख्यकों के भी सगे नहीं हैं, ये दलितों का क्या भला करेंगे, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, तमाम जो कह सकती हैं अखिलेश पर आरोप लगाए। तो एक ये बड़ा मुद्दा है, प्रश्न है कि जो एक विपक्षी पार्टी रैली करने आ रही है वो सरकार के खिलाफ रैली ना करके वो किसके खिलाफ रैली कर रही है? अपोजिशन के खिलाफ, अपोजिशन की पार्टी अपोजिशन के खिलाफ रैली कर रही है। और पूरी उनके 66 मिनट के भाषण के दौरान उनके निशाने पर अखिलेश यादव थे। सीधा समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और पीडीए, तीनों मायावती के निशाने पर थे। तो मायावती की रैली से साफ हो गया कि ये बीजेपी प्रायोजित रैली थी। इसका प्रायोजन, इसको प्रायोजित बीजेपी ने किया था और जो भी उनको सपोर्ट करना होगा करेंगे। उन्होंने जो भी वादा किया होगा मायावती से। अब एक बात इसमें भी स्पष्ट हो गई है, इसको लोग पहले भी कहते आ रहे थे कि मायावती को उन्होंने कठपुतली बना रखा है, जिसे जैसे नचाएंगे मायावती जी उस तरह से काम करेंगी। और ये बात सिद्ध हो गई। 9 अक्टूबर की रैली से ये बात सिद्ध हो गई कि केंद्र सरकार की बीजेपी, पूरी बीजेपी ने, केंद्र उनकी सरकार केंद्र में भी है, यूपी में भी है, उन्होंने मायावती जी को पूरी तरह से घेर करके नियंत्रण में ले लिया है। और सही बात है, कठपुतली की तरह कल कहा कि अब रैली करो तो रैली कर रही हैं। वो अल्पसंख्यक वोटों को तोड़ो, दलित वोटों को वापस ले आओ, वो ले आ रही हैं। वो दलित लोगों के लिए नहीं आई थी, ये सच्चाई है। वो दलित वोटों के लिए नहीं आई थी, वो आई थी कि बीजेपी को जिताना है। उनका मकसद है दलित वोट जो अखिलेश यादव की तरफ चले गए हैं उनको वापस लाना। अल्पसंख्यक वोट अगर पूरे नहीं आए तो जो आ सकते हैं, जितने भी तोड़ फोड़ के आए, कुल मिलाकर के अखिलेश यादव की ताकत को कमजोर करना, दलित वोटों को वापस ले आना, अल्पसंख्यक वोटों को वापस लेना, कुछ पिछड़े वोटों को भी लाया जा सके उनको ले आना, ताकि अखिलेश की ताकत को कमजोर किया जा सके और बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा सके। तो जो कठपुतली की बात कही जा रही थी कि वो बीजेपी ने पूरी तरह से उनके ऊपर केंद्र सरकार सब में मिलकर के जो शिकंजा कस रखा है, तो उसके वो उनको कहा कि आप चुप रहिए, तो चुप बैठी थी, कोई उन्होंने राजनीतिक सक्रियता नहीं दिखाई। और जब उनसे कहा गया कि अब आप ये करिए तो वो बाहर निकली और इतने साल के बाद वो आई और उन्होंने रैली की। रैली में कुछ न कुछ बोलना था तो क्या बोल के गई? योगी आदित्यनाथ की तारीफ करके गई और अखिलेश यादव की तो उन्होंने भरपूर निशाने पर लिया। तो ये बीजेपी का प्रयोजन था, विपक्ष की वोटों को बांटना, विपक्ष को कमजोर करना। अखिलेश यादव, चूंकि यूपी में चेहरा विपक्ष का अखिलेश यादव ही हैं, तो अखिलेश यादव को कमजोर करना, जो उनका वोट बैंक है उसमें सेंध डालना। और अभी बिहार के इलेक्शन है, हालत वहाँ भी खराबी है उनकी, वहाँ भी उनका हालत ठीक नहीं है। तो ये कुल मिलाकर के मायावती की जो रैली हुई है ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड है, प्रायोजित है। ये वोट बांटने की राजनीति है,
ये पीडीए के वोट को डिवाइड करना, विपक्ष को माने समाजवादी पार्टी का जो है उसको कमजोर करना और बीजेपी को फायदा उठाना, इसका मकसद है मायावती जी की 9 अक्टूबर की रैली का।